औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़हीरुद्दीन, lecturer chemistry, ABSEX Fort Road. Welcome to ABSEX online support program for class 8th. This presentation is based on chemistry week 3 assignment. Our today's topic is mole. Before I start with the general concept, let me give you a brief overview that why we found a need of new term called mole in chemistry. जिस तरह के नॉर्मल लाइफ में हम डजन के साथ डील कर रहे होते हैं, जब हम क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं, यानी जब मैं किसी शॉपकीपर के पास हम जाएं और उससे कहें कि हमें दर्जन अंडे चाहिए, मतलब डजन एग्स चाहिए, तो उसका मतलब होता है 12 एग्स। तो डजन एक नंबर है, 12 एग्स। तो डजन की डीलिंग हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में एटम्स के साथ नहीं कर सकते कि हम अगर एटम्स को मेजर करना चाहते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ एटम्स मौजूद हैं, उसके लिए हम 12 की मेजरमेंट नहीं कर सकते कि 12 एटम्स को मेजर किया जाए, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो 1971 में एक टर्म इंट्रोड्यूस कराया गया मोल, और वो एमिडो एवोगाड्रो के नाम पे इंट्रोड्यूस करवाया गया कि एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को या फॉर्मूला यूनिट्स को अगर मेजर करना है तो उसके लिए 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 पार्टिकल्स को आसानी से डील किया जा सकता है। इसीलिए साइंटिस्ट ने 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 पार्टिकल को एवोगाड्रो नंबर कहा और इसको 1 मोल के बराबर कह दिया कि इस 1 मोल की यूनिट को हम यूज करेंगे केमिस्ट्री में, जिसमें 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 पार्टिकल्स होंगे, और ये मेजरमेंट के लिए यूज किया जाएगा जिस तरह नॉर्मल लाइफ में डजन 12 के लिए यूज किया जा रहा होता है। तो मोल नंबर है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 पार्टिकल्स का। जैसे कि यहां एग्जांपल है कि 1 मोल ऑफ कार्बन, और वो बराबर है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 एटम्स का। तो 1 मोल का मतलब तो 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 है, लेकिन एटम क्यों लगाया गया है या एटम्स क्यों लगाया गया है, ये रिप्रेजेंटेशन के तौर पे यूज हो रहा होता है कि कार्बन चूंकि एक एलिमेंट है और एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए टर्म एटम्स का यूज होता है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एलिमेंट में हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 एटम्स होते हैं। इसी तरह 1 मोल ऑफ वाटर के लिए मोल का मतलब 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 है, लेकिन वाटर चूंकि अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए लफ्ज यूज किया जाएगा मॉलिक्यूल्स का। इसी तरह अगली एग्जांपल में 1 मोल ऑफ NaCl है, मोल वही नंबर है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23, लेकिन NaCl अब आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन के लिए फॉर्मूला यूनिट्स यूज किया जाएगा। मोल ऐसा ही है जैसे डजन 12 है, तो मोल भी एक नंबर है और डजन भी एक नंबर ही है। मोल केमिस्ट्री में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डीलिंग के लिए यूज किया जाता है, जिस तरह डजन नॉर्मल लाइफ में आम डीलिंग के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। Our objectives will be achieved if after watching this video, student will be able to understand representative particles, Avogadro constant, mole, gram atomic mass, gram formula mass, AMU, gram per mole, and if student will also be able to solve numerical using formula related to moles. Assalamu alaikum students, welcome to ABSEX online support program for class 8th. Today the topic is about mole, which is the most important and conceptual topic in chemistry. Majority of the students feel problem while solving the numericals. मोल को समझने से पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है कि मोल कैसे इंट्रोड्यूस कराया गया। तो जनरली जब हम आम लाइफ में कहीं बाजार जाए, शॉपकीपर से कहें कि हमें दर्जन अंडे चाहिए, तो हम एक लफ्ज यूज कर रहे होते हैं डजन या दर्जन का। तो
इसी तरह का लफ्ज हम क्यों केमिस्ट्री में एटॉमिक लेवल पे नहीं यूज कर सकते, क्योंकि एटॉमिक लेवल पे बहुत छोटे एटम्स के साथ डजन को मैयर करना, यानी डजन ऑफ एटम्स को मैयर करना पॉसिबल है ही नहीं। तो इसी तरह केमिस्ट्री के लिए कोई टर्म यूज होनी चाहिए थी कि वो यूज की जाए और आसानी से एटम्स के साथ, एटम्स के नंबर्स के साथ या मॉलिक्यूल्स के नंबर्स के साथ या फॉर्मूला यूनिट से या फॉर्मूला यानी आयनिक कंपाउंड्स के साथ डील कैसे किया जाए, कि कैसे उनके नंबर्स को मैयर किया जाए, नंबर ऑफ एटम्स को मैयर किया जाए। तो इंट्रोड्यूस कराया गया 1971 में मोल एज अ बेस यूनिट, 7 बेस यूनिट्स में से एक बेस यूनिट केमिस्ट्री के लिए मोल इंट्रोड्यूस करवाई गई। और मोल है क्या? एक नंबर है। जैसे डजन एक नंबर है 12, इसी तरह मोल एक नंबर है जिसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। और एवोगाड्रो नंबर किसके बराबर होता है? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 के। और जिस तरह हम कहते हैं डजन एक्स, तो जनरली जब हम डजन कहते हैं 12 यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जब मैं स्पेसिफाई करके किसी टर्म के लिए यूज कर रहा हूं कि मैं कहूं कि डजन एक्स, तो फिर हम 12 के साथ एक्स लगा देते हैं। इसी तरह हम एवोगाड्रो नंबर जब एलिमेंट के लिए पढ़ेंगे तो कोई रिप्रेजेंटेटिव टर्म यूज करेंगे। इसी तरह जब मॉलिक्यूलर कंपाउंड को पढ़ेंगे तो कोई रिप्रेजेंटेटिव टर्म यूज होना चाहिए। इसी तरह आयनिक कंपाउंड को जब यूज करेंगे तो एक रिप्रेजेंटेटिव टर्म होना चाहिए कि अगर मुख्तलिफ, जैसे एग के लिए मैंने कहा तो एग्स यूज किया जाता है 12 एक्स के साथ। अगर सपोज हम करें बनानास हैं 12, तो फिर हम कहेंगे 12 बनानास का लफ्ज यूज करेंगे उसके साथ। तो मोल की डेफिनेशन क्या चीज है? कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास एक मोल के बराबर है, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। और एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि वो 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 पार्टिकल्स हैं, जिसको हम एक मोल कहते हैं। अब वो पार्टिकल किसके हैं वो हम इन डिफरेंट टर्म्स के लिए यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के दौरान। एलिमेंट, वो पहला रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के लिए रिप्रेजेंटेटिव टर्म जो यूज किया जाएगा तो वो हम यूज करेंगे एटम। इसी तरह मॉलिक्यूलर कंपाउंड को जब हम डील कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स में, तो उसके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव टर्म यूज किया जाएगा वो होगा मॉलिक्यूल। इसी तरह आयनिक कंपाउंड को जब हम सॉल्व कर रहे हैं उसके न्यूमेरिकल, और उसके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव टर्म यूज किया जाएगा वो होगा फॉर्मूला यूनिट। तो ये 3 डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव टर्म्स याद करने की जरूरत है और इसको समझने की जरूरत है कि एलिमेंट के लिए एटम, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल और आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला यूनिट, ये 3 रिप्रेजेंटेटिव टर्म। इसी तरह जब एलिमेंट के एटम का मास मेजर करेंगे, सपोज मैं एक ही एटम का मास मेजर कर रहा हूं, या एक मॉलिक्यूल का मास मेजर कर रहा हूं, या एक फॉर्मूला यूनिट का मास मेजर कर रहा हूं, तो तब मुझे कौन सी यूनिट यूज करनी पड़ेगी? तो तब मुझे यूनिट्स यूज करनी पड़ेंगी। अगर मैं एलिमेंट के एक एटम का मास मेजर कर रहा हूं, यानी एटॉमिक मास मेजर कर रहा हूं, उसके लिए मुझे यूनिट यूज करनी पड़ेगी एटॉमिक मास यूनिट, या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, या डाल्टन की यूनिट भी यूज की जाती है। तो एटॉमिक मास यूनिट जब ऑक्सीजन को रेफरेंस यूज किया जाता था, तब एटॉमिक मास यूनिट की इंट्रोडक्शन हुई, इस वाले यूनिट की इंट्रोडक्शन कराई गई। लेकिन आजकल जो मॉडर्न केमिस्ट्री में यूज किया जाता है वो यूनिफाइड मास होता है, जो मॉडर्न बुक्स में है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसी तरह डाल्टन भी यूनिट है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, वरना बुक के रिस्पेक्ट से नहीं है, लेकिन फिर भी याद करें तो काफी अच्छा होगा। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास को भी, अगर एक मॉलिक्यूल का मास मेजर किया जा रहा है तो एटॉमिक मास यूनिट ही यूज की जाएगी। इसी तरह यूनिफाइड मास, इसके लिए भी यूज किया जा रहा था, डाल्टन का भी यूनिट इसी एक मॉलिक्यूल के मास के लिए डाल्टन की यूनिट भी यूज की जाती है। इसी, और ये जॉन डाल्टन के नाम पे ही ये यूनिट पड़ी है। इसी तरह फॉर्मूला मास को, एक फॉर्मूला यूनिट का जो मास मेजर किया जाता है उसको भी हम एएमयू में ही मेजर करते हैं, यूनिफाइड मास में ही मेजर करते हैं और डाल्टन में ही मेजर करते हैं। अभी तक मैं एक यूनिट की बात कर रहा था, मतलब एक यूनिट, एक एटम, एक मॉलिक्यूल और एक ही फॉर्मूला यूनिट, उनके मैसेस को मेजर करने के लिए एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड मास, या हमारे पास डाल्टन की यूनिट यूज होती है। जब हम एक मोल का मास मेजर कर रहे होते हैं, एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास, जिसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23। वो पार्टिकल अगर एलिमेंट के लिए हैं तो हम कहेंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 एटम्स होंगे एक मोल एलिमेंट के लिए, और एक मोल मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो उसमें हम कहेंगे 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स का लफ्ज यूज करेंगे। जब एक मोल आयनिक कंपाउंड का लफ्ज यूज करेंगे तो तब हम रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल यूज करके, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल क्या है? फॉर्मूला यूनिट, तब हम कहेंगे एक मोल आयनिक कंपाउंड में 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए। जब मैं कहता हूं ग्राम एटम या मैं कहता हूं ग्राम एटॉमिक मास,
तो जब हम एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में बदल रहे होते हैं तो वो हम फिर यूज कर रहे होते हैं मोल के लिए, ना कि एक एटम के लिए। जैसे हम कहते हैं कि ग्राम एटम का लफ्ज, तो ये ग्राम एटम का लफ्ज एक मोल एटम्स की बात हो रही है। इसी तरह उसका जो मैस मेजर किया जा रहा होगा एक मोल का, तो फिर वो एएमयू या यूनिफाइड मैस या डाल्टन में नहीं मेजर किया जा रहा था, वो किस में मेजर किया जा रहा होता है? ग्राम एटॉमिक मैस में मेजर किया जा रहा होता है। इसी तरह एक मोल मॉलिक्यूलर कंपाउंड है मेरे पास, तो एक मोल मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए जो टर्म यूज होगा वो ग्राम मॉलिक्यूल होगा, ना कि मॉलिक्यूल होगा जनरल, बल्कि ग्राम मॉलिक्यूल का लफ्ज यूज करेंगे। इसी तरह उसके मैस के लिए जो लफ्ज यूज किया जा रहा होगा या जो टर्म यूज किया जा रहा होगा वो ग्राम मॉलिक्यूलर मैस होगा। तो एक मोल के मॉलिक्यूल के लिए, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के एक मोल के लिए हम लफ्ज यूज करते हैं ग्राम मॉलिक्यूल, उसके मैस के लिए लफ्ज यूज कर रहे होते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। इसी तरह आयनिक कंपाउंड के एक मोल के लिए हम लफ्ज या टर्म यूज करते हैं ग्राम फॉर्मूला, और उसके मैस के लिए यूज कर रहे होते हैं ग्राम फॉर्मूला मैस। तो इन टर्म्स में आपको डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है। मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको समझाता हूं कि अगर एलिमेंट में एक एटम का अगर मैं मैस मेजर कर रहा हूं, जैसे एक कार्बन एटम है मेरे पास, तो तब मैं लफ्ज यूज करूंगा 12 AMU, 12 एटॉमिक मैस यूनिट। 12 एटॉमिक मैस यूनिट मतलब इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। ये 12 कार्बन 12 वाले आइसोटोप की मैं बात कर रहा हूं कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, क्योंकि एक प्रोटॉन एक AMU के बराबर होता है, एक प्रोटॉन एक AMU के बराबर है, तो 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन 12 AMU के बराबर होंगे एक एटम के रिस्पेक्ट से। लेकिन जब मैं उसे बोलूंगा कि अब मैं एक मोल ऑफ कार्बन की बात कर रहा हूं, तो एक मोल ऑफ कार्बन में कितने कार्बन के एटम होंगे? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 कार्बन के एटम्स होंगे। तो उसके लिए फिर हम ग्राम एटॉमिक मैस या ग्राम एटम की बात कर रहे हैं, तो ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मैस में हमारे पास वो 12 ग्राम में मेजर किया जा रहा होगा, ना कि AMU में मेजर किया जाता है। इसी तरह अगर मैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड की बात करता हूं, तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल के लिए कह रहा हूं, तो इसका मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल का मतलब है 18 AMU, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो 2 प्लस 16 हमें 18 AMU 18 एटॉमिक मैस यूनिट देता है। इसी तरह 18 डाल्टन भी कह सकते हैं और 18 यूनिफाइड मैस भी कह सकते हैं, जिस तरह मैंने ये 3 यूनिट्स यहां डिस्कस किए थे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए। लेकिन जब हम मोल का टर्म यूज करेंगे तो फिर हम AMU नहीं कहेंगे और हम कहेंगे एक मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम। इसी तरह आयनिक कंपाउंड के लिए, जब जैसे आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल है यहाँ सोडियम क्लोराइड, और आयनिक कंपाउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप मॉलिक्यूलर कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड में डिफरेंस कैसे करेंगे। तो जब नॉन मेटल्स मिलते हैं, वो जो कंपाउंड बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड, क्योंकि इक्विवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम मॉलिक्यूल का लफ्ज यूज करते हैं। तो ये सारे कंपाउंड्स यहां जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कोवेलेंट कंपाउंड से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे। और जब यहां हम आयनिक कंपाउंड में डिस्कस कर रहे हैं, तो इनमें आयनिक बॉन्ड बना होगा, और इनके लिए हम मॉलिक्यूल का लफ्ज यूज नहीं कर सकते, बल्कि इनके लिए हम क्या लफ्ज यूज करेंगे? फॉर्मूला यूनिट का। तो अगर आयनिक कंपाउंड का एक ही फॉर्मूला यूनिट है, एक NaCl है मेरे पास, तो एक NaCl के लिए भी मैं, चूंकि Na का 23 Cl का 35.5 एटॉमिक मैस होता है, तो दोनों का मैस ऐड करके अगर हम देखें तो 58.5 AMU हम कहेंगे एक NaCl के फॉर्मूला यूनिट के लिए। लेकिन जब मैं कहता हूं कि एक मोल ऑफ NaCl है, तो एक मोल ऑफ NaCl का मतलब है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 NaCl के फॉर्मूला यूनिट्स है मेरे पास, उनका मैस कितना होगा? वो 58.5 ग्राम होगा। एक क्वेश्चन आखिर में छोड़ के जा रहा हूं कि क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि 12 AMU 12 ग्राम के बराबर है? तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट्स में नीचे आंसर दीजिएगा इसका। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ मोल्स। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं मोल से रिलेटेड, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, ऊपर भी लिंक आ रहा होगा आपके सामने। इस टॉपिक से पहले आप उसको देखिए, ताकि रिप्रेजेंटेटिव टर्म्स जो मोल से रिलेटेड हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और मोल की डेफिनेशन पढ़ा चुके हैं, ताकि ये टॉपिक आपको आसान लगे। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं जो एग्जांपल्स हैं हमारी, के एलिमेंट से रिलेटेड एग्जांपल, मोल के थ्रू, मॉलिक्यूलर कंपाउंड से रिलेटेड एग्जांपल, आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड जो एग्जांपल मैंने लिखी हैं, ताकि आपको समझाई जा सके। 1 मोल ऑफ कार्बन अगर हम देखें, अब हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर सपोज मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे? तो हमने लिखा हुआ है एवोगाड्रो नंबर। Na का मतलब है एवोगाड्रो नंबर, और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि एक मोल में 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। अगर वो एलिमेंट है एक मोल कार्बन का, तो इसका मतलब उसके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल लिखना पड़ेगा वो एटम लिखना पड़ेगा।
तो इसी तरह मैंने लिखा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, मतलब 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 एटम्स। और कार्बन का जो मैस है, चूंकि एक मोल के लिए, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक मोल के लिए हम ग्राम का लफ्ज यूज करेंगे, और जितने उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स नंबर हैं उन सबको मिला के, जैसे कार्बन का एक का अगर देखा जाए तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन उसके आइसोटोप का, तो ओवरऑल जो मैस हम यहाँ लिख रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मैस है, हम 12 ग्राम लिखेंगे। इसी तरह एक मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स इसमें भी होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन भी एलिमेंट ही है। एक मोल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब एलिमेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑक्सीजन है, तो उसके लिए भी हम रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल एटम्स ही लिखेंगे। और ऑक्सीजन का खुद का मैस 16, और चूंकि एक मोल है तो 16 ग्राम। अगर ये एक ऑक्सीजन या एक कार्बन होता तो यहाँ 12 AMU हम लिख रहे होते, फिर एवोगाड्रो नंबर भी ना लिखते, फिर हम 1 एटम ही लिख रहे होते। चूंकि हम मोल की डिस्कशन कर रहे हैं, इसीलिए हमने एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स और 12 ग्राम लिखा हुआ है कार्बन के लिए। एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम। इसी तरह क्लोरीन के लिए एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स ही होंगे एक मोल में। अगर 2 मोल्स की बात हो तो 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, जो 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 है। और क्लोरीन का एटॉमिक मैस है 35.5 ग्राम। इसी तरह हमारे पास एक मोल ऑफ सोडियम है, तो एक मोल ऑफ सोडियम में एवोगाड्रो नंबर होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 नंबर्स 23 एटम्स होंगे। यहाँ में एटम ही रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल के तौर पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम के एटम्स की बात। इसी तरह पूरे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, चाहे वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, जो भी एलिमेंट्स हैं वहां हमें नजर आ रहे हैं, वो सब के सब चूंकि एलिमेंट्स की फॉर्म में, उनमें से किसी का भी एक मोल ले लें तो उनमें हमारे पास एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होंगे और उनके अपने अपने मैसेज होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल सेम ही होते हैं एक मोल में, लेकिन मैसेज हर स्पीशी के डिफरेंट होते हैं। जैसे कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, वो डिपेंड कर रहा होता है मैस उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर्स पे कि कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्योंकि हम मैस नंबर के बारे में बता चुके हैं कि मैस नंबर हमारे पास क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कॉम्बिनेशन है। इसी तरह अगर मैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की बात करूं, तो अब जब हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड को डिस्कस करेंगे, तो अगर एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड, और मॉलिक्यूलर कंपाउंड के बारे में पिछली वीडियो मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड वो कंपाउंड है जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इसीलिए इनको कोवेलेंट कंपाउंड्स भी जनरली कहा जा सकता है। तो इनमें कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड किन के बीच में बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो कार्बन यहाँ नॉन मेटल, ऑक्सीजन यहाँ नॉन मेटल है, जो इनमें बॉन्ड बना हुआ है वो शेयरिंग के थ्रू, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के थ्रू बना हुआ है। तो ये जो कंपाउंड है हमारे पास क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, यानी जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जो नॉन मेटल है उनमें ही कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, ये हमारे पास शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड बनाते हैं, और जो कंपाउंड कहलाते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहलाते हैं। चूंकि इसमें अब एक मोल की बात हो रही है कि एक मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात हो रही है कि एक मोल CO2 में, तो एक मोल में ऑलरेडी हमें पता है कि एवोगाड्रो नंबर ही होते हैं। लेकिन चूंकि अब बात हो रही है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की, तो अब रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैं यहाँ एटम नहीं लिख सकता, यहाँ फॉर्मूला यूनिट नहीं लिख सकता, क्योंकि मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। और मॉलिक्यूलर कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम मॉलिक्यूल यूज करेंगे। तो यहाँ एक मोल की वजह से होंगे तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 होंगे, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाएगा एटम नहीं, बल्कि क्या यूज किया जाएगा, मॉलिक्यूल्स। और अब इनके अगर मैसेज हमने फाइंड करने हैं एक मोल के लिए, तो हर एटम के अपने अपने मैस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अगर कार्बन देखें तो एक ही कार्बन है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 की हमने जो कार्बन का मैस है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16, और ओवरऑल मैस को ऐड किया तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस हमारे पास आया 44 ग्राम। इसी तरह हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर, वाटर खुद मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जो बॉन्ड बना होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा, उस कंपाउंड को हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कहेंगे। और इनमें जो अब एक मोल की बात हो रही है, तो एक मोल का मतलब ये है कि हमारे पास कितने पार्टिकल होंगे, यहाँ एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। और एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास हैं क्या, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23। और फिर रिप्रेजेंटेशन के लिए मॉलिक्यूल ही यूज किया जाएगा, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये कंपाउंड बना हुआ है, इसीलिए हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। और मॉलिक्यूलर कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम मॉलिक्यूल यूज करते हैं। जो यहाँ एटम्स हैं, H2O है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से वाटर का कंपाउंड बना हुआ है, या वाटर का मॉलिक्यूल बना हुआ है। अब हम 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मैस 1, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑक्सीजन कितने, एक ही ऑक्सीजन है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 18 ग्राम। तो एक मोल वाटर का मैस 18 ग्राम है। इसी तरह हमारे पास एक मोल HCl, H नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल,
एक मोल, मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर ही है, लेकिन HCl खुद मॉलिक्यूल है, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, मॉलिक्यूल्स ही यूज करेंगे कि एक मोल HCl में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब H एक ही है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, Cl भी एक ही है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 35.5 कर देंगे। 35.5 क्लोरीन का एटॉमिक मास है। ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आएगा वो 36.5 ग्राम होगा, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास जिसको हम कहेंगे, क्योंकि एक मोल की बात हो रही है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही होगा। इसी तरह 1 मोल ऑफ H2SO4 है तो एक मोल में तो एवोगाड्रो नंबर ही होंगे। H2SO4 खुद मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, और इसमें चूंकि एक मोल की बात है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन के लिए ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि मॉलिक्यूल्स का लफ्ज यूज होगा, तो यहां रिप्रेजेंटेशन के लिए मॉलिक्यूल्स ही यूज हुए हैं। तो एक मोल ऑफ H2SO4 में भी एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होंगे। सब में मॉलिक्यूल सेम ही है क्योंकि एक मोल की बात हो रही है, लेकिन मैसेज डिफरेंट होंगे क्योंकि एटम्स डिफरेंट है। यहाँ CO2 है, यहाँ H2SO4 है, HCl है, H2 है, तो डिफरेंट एटम के डिफरेंट मैसेज होके मॉलिक्यूलर जो ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ या ग्राम मॉलिक्यूलर मैस जो बनाया जा रहा होता है वो डिफरेंट होता है क्योंकि एटम्स ही डिफरेंट है। अगर मैं यहां देखूं H2SO4 है तो 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, तो ओवरऑल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हाइड्रोजन, 1 हमने हाइड्रोजन के लिए यूज किया, और चूंकि 2 हाइड्रोजन है, सल्फर हमारे पास एक ही है 1 मल्टीप्लाई बाय 32 करेंगे, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे। ओवरऑल जो मैस बनेगा जिसको हम कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही, पूरे एक मोल की बात हो रही है, तो एक मोल के लिए जो हम यूज करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मैस तो हमारे पास आएगा 98 ग्राम। इन्हें जनरली मोलर मैस भी कहा जाता है, और स्पेसिफिकली चूंकि मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड की बात हो रही है, तो इससे हम फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, चूंकि एक मोल की बात हो रही है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मैस का लफ्ज ज्यादा अच्छा है यूज करना। उसके बाद हमारे पास जो अगली रिप्रेजेंटेटिव टर्म के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव टर्म यूज होता है, फॉर्मूला यूनिट्स, तो यहां हमने एग्जांपल दी है 1 मोल ऑफ NaCl। अब Na मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड है, तो इसलिए उनके कंपाउंड को कहा जाता है आयनिक कंपाउंड्स। और आयनिक कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम फॉर्मूला यूनिट्स कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में बताया था। तो अब एक मोल है, एक मोल का ऑलरेडी हम पिछले टर्म्स में भी यही यूज किया है कि एक मोल का मतलब ही एवोगाड्रो नंबर है, और एवोगाड्रो नंबर क्या है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23। लेकिन चूंकि NaCl है, आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मूला यूनिट्स यूज होंगे, तो फॉर्मूला यूनिट्स लिखा जाएगा। तो एक मोल ऑफ NaCl में एवोगाड्रो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं। एवोगाड्रो नंबर यहाँ हमने सिर्फ एब्रिविएशन लिखी है, इसका जो इसकी जो वैल्यू है ऑलरेडी मैं बड़ी मर्तबा रिपीट कर चुका हूं, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स एक मोल ऑफ NaCl में होंगे। इसी तरह अब इनका मैस अगर ऐड किया जाए तो सोडियम का मैस 23 प्लस 35.5 क्लोरीन का ओवरऑल मैस बनता है 58.5 ग्राम। अब इसको हम कहेंगे ग्राम फॉर्मूला मैस। यहां हम कहते थे ग्राम मॉलिक्यूलर मैस क्योंकि एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात हो रही थी, इसी एक मोल CO2 की बात हो रही थी। इसी तरह अगर मैं कहूंगा इनके लिए टर्म यूज करूंगा तो मैं कहूंगा ग्राम फॉर्मूला मैस, क्योंकि मैं आयनिक कंपाउंड के मैस की बात कर रहा हूं और एक मोल की बात कर रहा हूं। इसी तरह एक मोल ऑफ KCl की बात हो रही है तो एक मोल ऑफ KCl जो है उसमें भी एवोगाड्रो नंबर के फॉर्मूला यूनिट्स होंगे। मोल का मतलब ही वही 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। तो K का मैस है 39, क्लोरीन का मैस 35.5 74.5 ग्राम। इसी तरह MgCl2 है, तो अगर एक मोल MgCl2 की बात हो रही है तो एक मोल फॉर्मूला यूनिट्स ही होंगे उसमें। और उसका मैस अगर देखा जाए मैग्नीशियम का 24.3, इसी तरह क्लोरीन 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 35.5 ओवरऑल मैस बनेगा 95.2 ग्राम। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड की बात हो रही है तो कैल्शियम क्लोराइड एक मोल अगर कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम मैग्नीशियम पोटाशियम ये सारे मेटल्स हैं, और क्लोरीन ऑलरेडी हमने सोडियम क्लोराइड के केस में कहा था ये नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल में जो बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन के लिए फॉर्मूला यूनिट, तो CaCl2 में अगर हम देखें कैल्शियम का मैस है 40, क्लोरीन का मैस है 35.5, 2 क्लोरीन है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 35.5 ओवरऑल जो ग्राम फॉर्मूला मैस बनेगा वो 111 होगा ग्राम, यानी 111 ग्राम। ये एग्जांपल्स थी आयनिक कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एलिमेंट से रिलेटेड। अब अगली वीडियो में जो हमने स्टार्ट करना होगा फॉर्मूला से रिलेटेड के जो मोल के 2 फॉर्मूलाज हैं जिनको हम यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो वो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी यहां लिखे हुए हैं ताकि अगर जब अगली वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे ऑलरेडी ये फॉर्मूला आपको याद होंगे। मोल के 2 फॉर्मूलाज आपके बुक में लिखे गए हैं, एक मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस। अब मोलर मैस अगर सपोज मैं बात कर रहा हूं एलिमेंट के रिस्पेक्ट से,
तो मोलर मैस, एक मोल के मैस की बात हो रही है, तो एक मोल के मैस अगर एलिमेंट की बात हो रही है तो उसको हम कहते हैं एटॉमिक मैस। लेकिन अगर मोलर मैस मॉलिक्यूलर कंपाउंड के रिस्पेक्ट से कहा जा रहा है तो तब हम यहां लिखेंगे मॉलिक्यूलर मैस। और अगर वही मोलर मैस अगर आयनिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट से कहा जा रहा है तो तब हम लिखेंगे मोलर मैस की जगह फॉर्मूला मैस। तो इसका मतलब ये कि ये फॉर्मूला 3 डिफरेंट तरीकों से स्पेसिफिक लिखा जाता है, विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट, विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर कंपाउंड और विद रिस्पेक्ट टू आयनिक कंपाउंड। इसी तरह मोल का दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर से रिलेटेड है कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं, Na एवोगाड्रो इस सिंबल से भी डिनोट किया जाता है, और एवोगाड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10^23 पार्टिकल्स को भी कहते हैं। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां चेंज हो सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स में यहां हम लफ्ज यूज कर सकते हैं एटम्स विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर कंपाउंड, और फॉर्मूला यूनिट विद रिस्पेक्ट टू आयनिक कंपाउंड। इसके बाद हम अगली वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन आपके अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में क्वेश्चन कीजिए ताकि हम उसके आंसर भी फाइंड आउट कर सकें, और ये हमारे लिए मोटिवेशन भी होगी। जितना आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ही हम ज्यादा अच्छा काम करेंगे और उतना ही ज्यादा इफेक्टिव वर्क हो सकेगा। बहुत शुक्रिया।